टाकिया हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा जो है उसमें नीतीश कुमार अब हे राम से जय श्री राम की तरफ आ गए हैं। बिहार में लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये कहा है तेजस्वी ने। बिहार की जनता को धोखा दिया है तेजस्वी ने, ये भी कहा है। बिहार विधानसभा में हंगामा जबरदस्त जारी है। अभी ये देखना बाकी है कि बहुमत परीक्षण जो होगा वो ध्वनि मत से होगा या फिर मतदान कराया जाएगा। हालांकि गुप्त मतदान की किसी भी तरह की कोई परंपरा अभी तक किसी विधानसभा और लोकसभा के अंदर अभी तक नहीं देखी गई है। हालांकि ये जो मतदान है इसको ओपन बैलेट ही माना जाता है, क्योंकि विनोद जी गुप्त मतदान तो मेरे ख्याल से आज तक कभी हुआ नहीं। हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ था, जगदम्बिका पाल और कल्याण के बीच में हुआ, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। नहीं, देखिए, अगर लॉबी डिवीजन की डिमांड अगर करे विपक्ष तो आमतौर पर स्पीकर को मानना पड़ता है। अगर वो डिवीजन की मांग करे, लॉबियां क्लोज कर दी जाती है, उसके बाद मतदान होता है। लेकिन विधानसभाओं में क्या होता है कि विधानसभाओं में बहुमत का फैसला आमतौर पर ध्वनिमत से होने लगा है। ये पिछले कुछ वर्षों से लगातार ऐसा होता है, क्योंकि हंगामा होता है, विपक्ष जो है शांति से बैठता नहीं है, उसके बाद ये होता है, इसलिए ध्वनिमति से ही होता है। लेकिन गुप्त मतदान की व्यवस्था है और अगर सही तरीके से कराया जाए तो होता है, जैसे लोकसभा में होता है वही व्यवस्था भी विधानसभा में भी है। अरविंद जी, मुझे बताइए कि तेजस्वी के तेवरों को देखकर आज आपको क्या लगा? क्या पुराने लालू की याद आई या नए लालू की याद आ रही है? नहीं, ये नया लालू है। वो लालू यादव के बोलने का वो अपनी बातें मजाक में, हंसी में, सीरियस होके भी जब बोलते हैं तो भी लालू जी एक वो चुटकी लेने वाला एलिमेंट कहीं कहीं दिख रहा है, लेकिन वो एलिमेंट नहीं है। ये नई पीढ़ी का मामला है। लेकिन ये जरूर है कि 2 बरस में एक ऐसा लड़का जिससे सब आदमी क्रिकेटर के अलावा बाकी कुछ नहीं जानता था, और जो इतने बड़ी पार्टी का जिसको जबरदस्ती एक तरह से थोपा हुआ लीडरशिप उसको मिला, तो वो अगर इस तरह से आज खड़ा है या 2 दिन में खड़ा होके और फिर यहां तक आया है, तो मुझे लगता है कि वो ग्रोथ काफी अच्छा है। और सरकार में भी आप दोनों भाइयों के बीच भी अगर देखेंगे इनके, तो दूसरा भाई सवाल का जवाब देने में भी कहीं उसका पता नहीं है। कभी मोर पंख लगा के फोटो खिंचवा रहा है, कभी बांसुरी बजाता है, कभी जाने क्या क्या करता है। तो उस तुलना में छोटा होके भी तेजस्वी ने अच्छा ये दिखाया है। और अभी तेजस्वी पे ही काफी कुछ दारोमदार है, क्योंकि लालू यादव सामने नहीं आ सकते, और जो परिवार की जो पॉलिटिक्स है या पार्टी की जो पॉलिटिक्स में, उसमें लालू जी ने बाकी किसी को आगे आने नहीं भी दिया है। अभी तक अब्दुल बारी सिद्दीकी या बाकी पूर्वे जी जैसे लोग हार चुके हैं, तो तेजस्वी को ही कुछ करना है। वो जिम्मेवारी भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको अपना अवसर है, उनको एक जवाबदेही भी है कि अगर 80 एमएलए उनके भरोसे हैं या वो ये क्लेम करते हैं कि मैंडेट हमारे नाम से मिला या हमारा संगठन था, नीतीश कुमार का संगठन नहीं था, तो उस क्लेम को आगे ले जाने का एक बड़ी लड़ाई, क्योंकि कांग्रेस भी उन्हीं के पीठ पे सवार है। कल को अगर वो कोई नया गठबंधन बनाते हैं तो जो आएगा वो आरजेडी के मत्थे ही सवारी करेगा। तो काफी बड़ी जिम्मेवारी है, और अगर वो मैच्योर होके बातें कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी और अपोजिशन की पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छी चीज। विनोद जी, आपने गुप्त मतदान की बात कही थी, लेकिन लोकसभा में मोटे तौर पर तो मालूम पड़ जाता है किसने किस तरफ वोट किया। नहीं, पता लग जाता है, लेकिन आप देखिए कई बार जो है जब बिल्कुल वो सब क्षण याद करिए, एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार वो तो कई बार जब बिल्कुल सनातनी वाली स्थिति होती है, वो वोट गडगर गोमांगो कह रहे थे, हालांकि उनके नाम पर आपत्ति करी गई थी। ये मेरा वोट नहीं है, सैफुद्दीन सोच का वोट था। उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा किसी का मुझ पर ब्लेम ना किया जाए, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन सांसद वो बने थे और वहां पर वोट करने गए थे, तो उन्होंने कहा था ये मेरा वोट नहीं है, क्योंकि सैफुद्दीन सोच इस बात से कन्विंस नहीं थे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होकर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होकर वाजपेयी को वोट दिया था, और वाजपेयी को वोट, ये बात खुल गई थी बाद में, वाजपेयी को वोट वाजपेयी के खिलाफ वोट दिया, माफ कीजिएगा, वाजपेयी के खिलाफ वोट दिया था, और उसके बदले में बाद में उनको कांग्रेस में भी शामिल किया गया था, कैबिनेट मंत्री बनाया गया था वाटर रिसोर्सेज का। तो मोटे तौर पे मालूम पड़ जाता है। विश्वास मत पे होता है, देखिए लोकसभा में जो होता है विश्वास मत पे कभी भी लोकसभा में ध्वनि मत नहीं होता, हमेशा बाकायदा पर्ची से। और लोकसभा की तो एक बड़ी महान परंपरा है, लेकिन विधानसभाओं में शुरू हुआ है परंपरा बहुमत को अपने हिसाब से तोड़ने। विधानसभा का मैं उदाहरण बताता हूँ, मुलायम सिंह के समय धनीराम वर्मा जो है विधानसभा अध्यक्ष थे, जब बीएसपी ने समर्थन वापस लिया था, उन्होंने वॉइस वोट से करा दिया था, बाद में हालांकि सरकार बर्खास्त हो गई थी, तो वो मतलब विधानसभाओं में थोड़ा एक तौर तरीका ये होता है। तुरंत चलते हैं हम आशीष सिन्हा के पास। आशीष विधानसभा से फिर बाहर आए हैं। आशीष, क्या देखकर आए इस वक्त विधानसभा में? तेजस्वी के तेवर क्या है, क्या चल रहा है विधानसभा में अभी?
देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ से जो भाषण था वो खत्म हो चुका है। तेजस्वी यादव ने लगातार हमले बोले, चाहे पिता पुत्र की बात लगातार कही जा रही थी जेडीयू की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी कि पिता पुत्र के जो मोह है उसकी वजह से ये गठबंधन टूटा। तेजस्वी यादव ने इस पर भी सफाई दी और कहा कि अगर पिता पुत्र के मोह से ये गठबंधन बना होता या फिर ये गठबंधन अगर टूटता है तो फिर नीतीश कुमार सीएम नहीं होते। यहां पर पिता पुत्र का मोह नहीं है बल्कि भाइयों का प्रेम है, यानी बीजेपी और जेडीयू के प्रेम की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि एक 28 साल का नौजवान यहां खड़ा है और बीजेपी से लड़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो रण छोड़कर भाग गए हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से बिहार में पूरी शराबबंदी नीतीश कुमार ने लागू की, क्या वो पूरी देश में लागू करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ धोखा दिया। तेजस्वी यादव की तरफ से जो बातें थी वो रखी जा चुकी हैं और सबसे दिलचस्प बात रही दीपक जी कि अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव की गाड़ी को बुलाया गया था। हमें लगा कि तेजस्वी यादव बाहर निकलेंगे तो मैं बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही गाड़ी आई तो गाड़ी से उन्होंने इलायची और लौंग मंगवाई थी। इलायची और लौंग अमूमन इंसान तब खाता है जब वो बहुत ज्यादा तेजी से बोलता है और गला फंसने लगता है, तो उस समय इलायची और लौंग खाया जाता है। तेजस्वी यादव की गाड़ी से वही इलायची और लौंग लेकर तेजस्वी यादव के पास उनके ड्राइवर गए हैं। दूसरी अहम बात कि नंद किशोर यादव जो बीजेपी से हैं, अब उन्होंने तेजस्वी यादव पर रिवोल्टर हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पिता पुत्र का मोह नहीं होता तो अब्दुल वारी सिद्दीकी जो नंबर 2 के कद्दावर नेता माने जाते हैं आरजेडी के, वो उप मुख्यमंत्री होते। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव ने जो भी बातें कही है उससे उनकी निराशा, उनकी कुंठा साफ झलक रही है। सत्ता जाने का जो दुख है वो तेजस्वी यादव की बातों से निकल रहा है। फिलहाल अभी नंद किशोर यादव जो है वो अभी विधानसभा में अपनी बातों को रख रहे हैं, उसके बाद सुशील कुमार मोदी रखेंगे, फिर नीतीश कुमार। तो मतलब अभी अगर नंदकिशोर यादव ने रख दिया है तो फिर नीतीश कुमार को रखने की क्या जरूरत है। और कांग्रेस का भी कोई नेता बोलेगा, देखिए फिर दोनों को बराबर चांस दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। अलग अलग विधायक दल के नेता बोलते हैं ना, तो कांग्रेस विधायक दल का भी अशोक चौधरी भी बोलेंगे। मतलब कैलकुलेट ये किया जाता है कि बराबर फेयर चांस दिया जा सबको। शायद आशीष सुन नहीं पाया। आशीष, ये जानना चाह रहा हूं कि यादव को यादव के सामने खड़ा किया उन्होंने, तेजस्वी यादव थे इसलिए नंद किशोर यादव गए और उन्होंने जवाब दिया, सुशील मोदी उसके बाद बोलेंगे। देखिए, ये एक बड़ी वजह हो सकती है क्योंकि यहां पर तेजस्वी यादव की तरफ से दलित कार्ड खेला गया। तेजस्वी यादव ने सीधे कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो दलित हैं, उनके साथ नीतीश कुमार ने धोखा किया है। जो मैंडेट मिला है उसके साथ उन्होंने धोखा किया है। शायद एक बड़ी वजह होगी कि नंद किशोर यादव जी को मौका दिया गया कि पहले आप उनके बात का जवाब दीजिए, उसके बाद जो दूसरे नेता है वो अपनी बातों को रखेंगे। फिलहाल जो नंद किशोर यादव है वो अपनी बातों को रख रहे हैं, उसके बाद जो है वो सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार अपनी बातों को रखेंगे। तो मतलब अभी करारा जवाब मिलने वाला है और शायद कांग्रेस से भी कोई बोला, ऐसा ही लग रहा है विरोधी। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस विधायक दल के नेता को मौका मिलना चाहिए, और क्योंकि ये एक परंपरा है कि जो भी विधायक दलों के नेता होते हैं, समय कम होता है, वो पार्टी की जो स्ट्रेंथ होती है उस हिसाब से समय 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट पार्टी की स्ट्रेंथ समय तक होता है। बिल्कुल। और तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी के नेता है, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता है अगर तो तेजस्वी यादव हैं। तो आशीष एक बार फिर चक्कर लगा के आइए, आप सुनिए वहां पर क्या हो रहा है, तब तक हम 5 मिनट के लिए डिस्कशन करते जाइए। एक और चक्कर मार के आइए विधानसभा का, निकल के बाहर आके हमको उतनी ही तत्परता से जानकारी दीजिए जितनी तत्परता से आप दे रहे हैं। सुदेश, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह का घटनाक्रम उस दिन रात पटना में हुआ, आप प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, मिनटों बाद प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ गया, उसके बाद नीतीश कुमार ने लगभग घंटे भर बाद उसका जवाब दे दिया, प्रधानमंत्री को तहे दिल से शुक्रिया कर दिया और उसके कुछ ही मिनटों बाद सुशील मोदी सामने आते हैं, बोला हमने समर्थन का ऐलान कर दिया है और नीतीश कुमार ने समर्थन एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद नीतीश कुमार के घर बीजेपी के सभी विधायक जाते हैं। 12 बजे से उनके लिए घर पे खाना बन रहा है सर, 12 बजे से। तो सबसे पहले नीतीश कुमार जिन्होंने भोजन की थाली कहते हैं खींच ली थी बीजेपी के आगे से, उनके घर बीजेपी के विधायक भोजन करते हैं। शायद प्रायश्चित किया उन्होंने अपना पुराना। तो क्या ये सब स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी सुदेश?
दीपक, स्क्रिप्ट लिखे जाने की जरूरत नहीं थी। जो भी बिहार की राजनीति पर ध्यान लगाए हुए थे उन्हें पता था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि नीतीश जी ने जो शर्त रखी थी, अगर वो लालू जी मान जाते, अगर एक्सप्लेनेशन दे देते अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स का, तो कोई भी स्क्रिप्ट काम नहीं आता। और उसके बाद इतनी तेजी से इवेंट हुए कि उसके स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता था कि जो बिहार का सिचुएशन है, आज भी आप देखिए जिस तरह का हंगामा होने वाला है, उससे तो साफ था कि अगर आप क्विकली एक्ट नहीं करेंगे तो अराजकता होगी। और जब बीजेपी और जेडीयू ने डिसाइड कर लिया कि साथ आना है, तो उसके बाद कोई मतलब नहीं हो जाता कौन बड़ी पार्टी है कौन छोटी पार्टी है, मतलब उनके पास मेजोरिटी नहीं है। जैसे सुरेश तो डेमोक्रेसी का तकाजा है कि शांति से असेंबली में लोग इस चीज को मान लें और बहुमत को साबित होने दें। नहीं, बिल्कुल आप तर्क के आधार पर ठीक कर रहे हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को यही बोलना चाहिए। लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, चट मंगनी और पट ब्याह तो हो गया, लेकिन विदाई भी बहुत तुरंत हो जाएगी, यानी सर्वसम्मति से, वोट मत से, ध्वनि मत से इसको पारित कर दिया जाएगा या वोटिंग होगी? देखिए, ये तो स्पीकर के पाले में है। देखिए स्पीकर क्या डिसीजन लेते हैं। हमें तो लगता है कि वहां हंगामा जरूर करेंगे ये लोग, क्योंकि ये इतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ये आज जितने प्ले कार्ड्स दिखे दीपक जी, सब प्ले कार्ड्स में इन्होंने नीतीश जी को ब्लेम किया, किसी ने भी लालू जी को ब्लेम नहीं किया। और ब्लेम तो लालू जी को आपने एक सरकार गवा दी, आपने अपने पुत्र को। सुदेश, आरजेडी वाले क्या लिखते हैं? वो नीतीश कुमार जी लिखते हैं, वो लालू जी कैसे लिखते हैं? दीपक जी, तेजस्वी जी को एक बहुत बड़ा मौका मिला था राजनीति में कि वो चाहते तो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते थे अगर वो खुद रिजाइन कर देते और इंतजार करते बरी होने का। लेकिन ये बहुत बड़े मोरल करेज की जरूरत होती है। किसी आरजेडी वाले ने लालू जी से नहीं पूछा कि आपने करप्शन किया, नेपोटिज्म किया, ये धृतराष्ट्र प्रेम क्यों? पुत्र मोह में आप सरकार गंवा रहे हैं। इतने ज्यादा प्रॉपर्टी, कुछ तो डिटेल्स दे। कोई नहीं पूछ रहा इस बात को, सब राजनीति खेल रहे हैं और हमें ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो क्या नीतीश का आपके साथ तुरंत फुरत इस गुपचुप तरीके से साथ आ जाना वो राजनीतिक नैतिकता थी जब जनादेश उनके गठबंधन को मिला था? अगर वाकई राजनीतिकता, नैतिकता होती, मौलिकता होती, तो नीतीश फिर चुनाव में जाते। दीपक जी, हमें तो लगता है कि नीतीश जी का अगर स्वच्छ छवि नहीं होता तो ये गठबंधन की सरकार ही नहीं बनती। लालू जी जेल से आए थे और आपको पता है कांग्रेस का इमेज क्या था, ये सब नीतीश जी के कंधा पर चढ़े और नीतीश जी ने बोला था कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे छवि से। और जब ये मौका आया तो हम यही देख रहे थे, क्या नीतीश जी अपने द्वारा बनाए हुए उन मापदंडों पर खरे उतरते हैं कि नहीं, और वो खरे उतरे। आज एवरेज बिहारी का सर जो है फक्र से ऊंचा हो जाएगा कि किसी ने राजनीति में मोरालिटी को अपहोल्ड किया, करप्शन के खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़ने का प्रयास किया, और इसीलिए हम साथ हैं। हमारा कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। बिहार को डेवलप करने के लिए हम हर काम करेंगे। सुदेश जी, ये आप सही कह रहे हैं कि नीतीश जी ने करप्शन के खिलाफ एक स्टैंड लिया, लेकिन करप्शन सिर्फ आर्थिक ही नहीं होता, राजनीतिक भी होता है। जो करप्शन की परिभाषा है भ्रष्ट आचरण, यानी आप जीत करके, अब अगर वो पुराने चुनाव के दौरान नीतीश जी की बाइट दिखाई जाए और मोदी जी की बाइट दिखाई जाए और आज की जो बाइट दिखाई जाए, ये भी राजनीतिक भ्रष्टाचारी है। सुदेश जी की भी बाइट दिखाई जाए, दूसरे की छोड़िए, सुदेश जी की भी बाइट दिखाई जाए नीतीश जी को लेकर के, वो भी एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है कि फार्म में सब ठीक हो गया। सर आप बताइए, देखिए सर, जिनका डीएनए गड़बड़ था वो डीएनए ठीक हो गया। पॉलिटिक्स पर्सनल नहीं है पॉलिटिक्स में। सिद्धांत की बात कर रहा हूं। बिहार की जनता क्या चाहती है, बिहार को क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार की जनता मोरालिटी को अपहोल्ड कर रहा है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। अगर नीतीश जी, मेरी बात सुन लीजिए विनोद जी, अगर नीतीश जी अपॉर्चुनिस्ट होते तो तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट कर लेते, अपने प्रिंसिपल में कंप्रोमाइज कर लेते, लेकिन नहीं किया। उनके पास ये ऑप्शन था नहीं, वो और कंफर्टेबल ऑप्शन के साथ गए, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी के साथ शासन चलाना ज्यादा आसान है बनस्पत आरजेडी के साथ शासन चलाने से। तो उन्हें मैंडेट मिला अच्छा प्रशासन देने का, और बीजेपी के साथ अच्छा प्रशासन दे सकते हैं तो उन्हें करना ही चाहिए। करप्शन से क्यों कंप्रोमाइज करें? अच्छा, अब ये बताइए सुदेश जी, अब नीतीश जी के डीएनए के बारे में क्या ख्याल है आपका? चेक हो गया वो? किस चीज के बारे में? डीएनए के बारे में। नीतीश जी का जो डीएनए
खराब था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनावी भाषण में कहा था, आप बताइए अब क्या, अब ठीक हो गया वो? सर ये सब देखिए विनोद जी ये सब चुनाव के समय बहुत चीज बोले जाते हैं, उन चीजों से राजनीति तय नहीं होती। मतलब जुमले होते हैं। बिहार के लिए जो जरूरी है, बिहार के लिए जो फायदेमंद है, चुनावी भाषण करप्शन के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई में नीतीश जी आज बहुत बड़े सेनापति हैं।